Assalamualaikum students, this is Kashif Anis, and in this video beta we are going to discuss our next chapter of first year physics, and this chapter is known as gravitation. ठीक है जी। तो आज की जो बेटा पूरी डिस्कशन हमें करनी है वो इस चैप्टर के हवाले से है, जो कि कहलाता है ग्रेविटेशन। ठीक है जी। अब ग्रेविटेशन जो है एक सिंध बोर्ड का चैप्टर है, फेडरल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। और नाम आप जानते हैं कि भाई इसका नाम ग्रेविटेशन है, इसका मतलब ये ग्रेविटी से डील करेगा पूरी तरीके से। कैसे करेगा, क्यों करेगा, आए जरा समझते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले बेटा इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ व्हाट इज ग्रेविटी। अच्छा जी, ग्रेविटी आपके पास एक वो फोर्स है जो किसी प्लेनेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और अगर हम ग्रेविटी को डिफाइन करें या ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करें तो ये एक अट्रैक्टिव पुल है। ये एक क्या है जी, अट्रैक्टिव पुल है जो दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। हमेशा जो ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव होती है। अब ग्रेविटी से जो फोर्स बनती है बेटा उसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी वो एक नेचर की होती है, यानी कि ये होती है हमेशा अट्रैक्टिव। और इसकी डेफिनेशन हो जाती है द फोर्स with which a planet attracts another body towards itself, इसे हम लोग कहते हैं बेटा कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हुआ चलता हूँ कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो है काम कैसे करती है। तो इसको समझने के लिए आपको जो है एक बात यहाँ पे जो है समझनी पड़ेगी मेरी, और बात कुछ इस तरीके से है बेटा कि जैसे कि हम सब जानते हैं जी कि अगर जो है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले से सब जो है पता करना है, ग्रेविटेशन के फोर्स के हवाले से सब चीज़ें जो है मालूम करनी है, तो उसके हवाले से सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करती है। और उसको समझने के लिए आया जरा आपके सामने एक डिस्कशन करते हैं। अब वो डिस्कशन कुछ इस तरीके से बेटा, का मैं फॉरन फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि भाई जिस जगह पे चार्जेस होते हैं वहां पर आती है कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स आती है। जिस जगह पे मैग्नेट होता है वहां पे कौन सी फोर्स आती है, मैग्नेटिक फोर्स आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है मास पे, मैटर पे। ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए जो फोर्स कैरियर होता है उसका नाम है फोटोन। सही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मिला दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको फोटोन की मदद से कैरी हो जाती है, अगर वो दोनों साथ पहले काम करें। ग्रेविटी को कैरी करवाने के लिए हमारे पास एक चीज डिस्कवर हुई थी बेटा जिसका नाम जो है फिजिक्स में कहा जाता है हिग्स बोसॉन्स। ये वो पार्टिकल था जो वेव की तरह से वाइब्रेशन करके ग्रेविटेशनल फोर्स को ट्रांसफर करता है। और ये ग्रेविटी जो भी ग्रेविटेशन वेव डिस्कवर हुई थी ना, ये असल में उससे जो है डिस्कवर हुआ था। खैर इसको अब आपको पता नाम याद रख सकते हैं आप। तो पता चला कि भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के या मैटर के। लेकिन किसका मास किसका मैटर, ये होना चाहिए प्लेनेट का मास या प्लेनेट का मैटर। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके हवाले से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हुआ चलूं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास होती है वीकेस्ट फोर्स, लेकिन इसकी जो ट्रेवल करने की रेंज है वो बहुत ज्यादा है। वीकेस्ट तो है लेकिन सबसे ज्यादा रेंज रखती है, लॉन्गेस्ट रेंज है। यानी कि ज्यादा जोर से नहीं खींचेगी लेकिन दूर दराज इलाकों पर जा सकती है। समझ में आ रही मेरी बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए चार फोर्सेस होती हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो होती हैं हिग्स बोसॉन्स की वजह से, ओ सॉरी, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन्स की वजह से, जो आपको मैंने कहा था ना, अप क्वार्क को डाउन क्वार्क में कन्वर्ट करती हैं एंड सो ऑन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर में होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन्स और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में होती हैं। ये जो वीकेस्ट फोर्स है ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हिग्स बोसॉन्स की वजह से जो है एग्जिस्ट करती है। खैर, एक तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको जो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्लेनेट है जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं, और इस प्लेनेट का नाम है अर्थ। ठीक है जी। और एक हमारे पास दूसरी चीज़ है जिसको हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं मून। ठीक है बेटा। अब देख सकते हैं इसका साइज बड़ा है, उसका मतलब मास ऑफ अर्थ जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ मून से। मास ऑफ मून जो है वो कम है। इसी वजह से अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है। वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि इस पे किसी चीज़ को छोड़ो तो वो अर्थ की तरफ पर सेकंड अपनी स्पीड को इतने टाइम्स बढ़ाएगी। लेकिन जो मून है उस पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स है, यानी कि 6 गुना कम है। यानी कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकलती है। उस पर कुछ छोड़ो तो वो गिरेगा तो, लेकिन बहुत देर से गिरेगा क्योंकि उसकी स्पीड इतने रेट से जो बढ़ेगी। तो आपने देखा इस बात को। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और प्लेनेट की बात करूं जिसका जो नाम है वो कहलाता है क्या, जुपिटर। जुपिटर जो है वो तो खैर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो इस पर आने वाली जो ग्रेविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जो है वो जुपिटर की मानी जाती है क्योंकि उसका साइज भी बहुत बड़ा है। तो आपने ये चीज़ जो है यहाँ पे नोटिस की कि बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ग्रेविटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे साइज कम होता जाता है ग्रेविटी कम होती जाती है। ठीक बात है। अब जितनी ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ती है उतना ज़्यादा किसी प्लेनेट को खींचने की पावर बढ़ जाती है। आप यूँ समझे, एक छोटा आदमी आपको खींच रहा है, एक बड़ा आदमी आपको खींच रहा है, खींच तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन बड़ा जो है ज्यादा ताकत से खींच रहा है ना, यही काम जो है वो ग्रेविटी आपकी नहीं करती है मास को बढ़ा के। ठीक है जी। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको बताया किसने कि भाई कैसी होती है फोर्स। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। और न्यूटन्स जो ग्रेविटेशन लॉ है बेटा वो एक सिंपल सा लॉ है जिसने बताया था कि जो फोर्स है दो प्लैनेट्स के दरमियान में बराबर होती है, F = G m1 m2/r² के। ठीक है जी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं जिनका जो मास है वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से बना लूँ, यहाँ पे दो प्लैनेट्स आ गए जी। एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उसका क्या है बेटा, r है। तो ये प्लैनेट इसकी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये इसकी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और इन दोनों की फोर्सेस जो है वो बराबर तो होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन मिल रहा होता है आपको यहाँ पे। तो इसके वाले से जो है बात है। आप यूँ समझें, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से, इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, और दोनों की जो फोर्सेज है वो इक्वल और अपोजिट होंगी। ठीक है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन जो है आपस में बराबर हो रहे होंगे यहाँ पे। अब इसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें ये जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये मीडियम का एक कांस्टेंट है जो बताता है कि भाई आपके पास इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये। और ये बताता है कि बॉडीज जिस एरिया में रखी हुई है, जिस रीजन में रखी हुई है, उस रीजन में रखने की वजह से उनके दरमियान का जो मीडियम है वो उनकी फोर्सेस की वैल्यू कितना ज़्यादा वेरी कर सकता है। जैसे होता है ना, हम लोगों ने परमिटिविटी वगैरह में सब पढ़ा है कि मीडियम चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बदल जाती हैं, इसी तरह से मीडियम चेंज करने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन अब इसकी वैल्यू पर फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हिग्स बोसॉन में एग्जिस्ट करती हैं, और हिग्स बोसॉन्स हर मैटर के लिए सेम होता है। तो उसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो ट्रैवल करने की पावर है वो बिल्कुल सेम होती है। यानी कि मैं आपको यूँ बताना चाहूँगा, अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं और अर्थ आपको ज़मीन के थ्रू खींच रही है, तो जो फोर्स ज़मीन के थ्रू ट्रांसफर होते हुए आपके अर्थ पे आ रही है वो लेट्स सपोज 1 है। अब आपने उसी ज़मीन के ऊपर एक फोम रख दिया, आप फिर खड़े हुए, फोर्स अब भी उतनी रहेगी। अगर आपने उसके ऊपर एक लकड़ी का पीस रख दिया, आप फिर खड़े हुए, फोर्स अब भी उतनी रहेगी। ये बात समझ में आ रही है।
तो इसका मतलब मीडियम चेंज होने की वजह से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिग्स बोसॉन हमेशा सेम रहता है। खैर, अब कहने का मकसद है कि अगर हर मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि सर मैं दीवार के पास से गुजरता हूँ, दीवार एक मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी नहीं किया कि दीवार ने जो है मुझे खींच लिया। ऐसा क्यों नहीं किया? असल में फोर्सेस होती हैं, लेकिन मसला ये वीकेस्ट फोर्स है। इस वीकेस्ट फोर्स को बहुत ज़्यादा करने के लिए आपको लाजमी तौर पे अपने मास को बिल्कुल प्लेनेट जितना बनाना पड़ेगा। अब अगर आप अपना मास प्लेनेट जितना बना लेंगे तो आप इंसान तो कहलाएंगे नहीं, ऐसा है ना? तो इसका मतलब ये फोर्सेस सिर्फ ऐसी बॉडीज में एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनका मास बहुत टाइम ज़्यादा हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ का जो मास है वो कितना ज़्यादा होता है। अर्थ का मास होता है 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg, यानी कि 6 के सामने 24 जीरोस लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा मास है। तब जाकर जो है ये काम जो है यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है जी। तो इस हवाले से आपको ये बातें याद रखनी चाहिए कि हमारे में फोर्सेस हैं, लेकिन वो इतनी वीक हैं कि हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होती और हम उससे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये वाली सिंपल सी जो कहानी है बेटा हमारे सामने पेश होती है। अब एक और बात बताते हैं आपको। लेट सपोज अगर ये पूरा सर्कल सही तरीके से बन जाता तो मैं सामने आपको बताया था, मैं यहाँ पर जो एक प्लेनेट बनाता हूँ, अर्थ बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है जी। इस बॉडी का मास है m और जो अर्थ का मास है वो है me। दरमियान का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, ऐसी है ना? अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, होती है 6 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर्स। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इन दोनों के दरमियान में ये से खींच रहा है और ये से अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनकी जो दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो बराबर हो जाएगी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स G m e m/r e का स्क्वायर के। ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली इस अकेली बॉडी की बात करूं तो इस पर एक फोर्स लग रही है जो कि कहाँ पे लग रही है, डाउनवर्ड्स। और इस पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब देखें इसका जो गिरने की वैल्यू है वो तो बहुत कम है, क्योंकि इसका तो मास ही बहुत कम है, तो ये अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, लेकिन ये मास कम होने की वजह से अर्थ की तरफ गिर जरूर सकता है। और ये जब अर्थ की तरफ गिरेगा तो बेटा इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, इसके वेट के। और इसका जो वेट होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, mg के। आ रही है बात समझ में? तो आप यूँ कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन आता है वो होता है क्या, W। और W जब इस सरफेस पर एक्ट करता है तो इस सरफेस की तरफ से नॉर्मल रिएक्शन आता है जो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। सही है। तो R बेसिकली एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसका ग्रेविटी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितना ज्यादा वेट होगा उतना उतना जमीन से कांटेक्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। लेकिन असल में जो वेट है ना, अगर हम ग्रेविटी से इस वेट को कंपेयर करें तो ग्रेविटी एक्शन होती है, वेट उसका रिएक्शन होता है। और अगर हम वेट को और आर को कंसिडर करें तो वेट एक्शन और ये उसका रिएक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात है? तो इस तरीके से काम किया जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल फॉर्मूला आपके सामने रखूँ या फॉर्मूला बनाऊँ, तो आपको जो है बेटा एक सिंपल सी जो बात है वो यहाँ पर समझ में आएगी। वो बात क्या है, आए देखते हैं जरा इसको। अच्छा जी, अब देखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है बॉडी के वेट के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, G इज इक्वल्स टू m e m। असल में इस m1 को मैंने m e कह दिया और m2 को मैंने m कह दिया और दरमियान के डिस्टेंस को मैंने r e स्क्वायर कह दिया। और जो वेट है बेटा वो बराबर जाएगा किसके, mg के। अब देखें m से m पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, G इज इक्वल्स टू G m e/r e का स्क्वायर। ये है बेटा एक अदद बेसिक फॉर्मूला किसका जी, आपकी ग्रेविटी का। समझ में आ रही है सारी बातें? अब मैं इस फॉर्मूले को जो है इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस देखिएगा जी आप लोग। इस फॉर्मूले की बेटा सिग्निफिकेंस हमारे पास इस तरह से है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये फॉर्मूला हर प्लेनेट की आपको ग्रेविटी निकाल के दे देता है। ये फॉर्मूला हर प्लेनेट की आपको क्या निकाल के दे देता है बेटा, ग्रेविटी निकाल के दे देता है। अगर आप इसकी जगह मून की ग्रेविटी निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला आपको रिलीफ देता है कि भाई बस आप मून का मास डाल दें, मून का रेडियस डाल के उसका स्क्वायर कर दें, तो आपको मिल जाएगी बेटा क्या, मून की ग्रेविटी एंड सो ऑन। तो जिस भी प्लेनेट का मास और जिस भी प्लेनेट का रेडियस डलेगा ये उसकी ग्रेविटी आपको निकाल के दे देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि अगर इन जो चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया है तो उनका डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा ना। तो यही चीज़ मैं आपको शुरू से बता रहा था। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है सारे जो हैं काम किए जाते हैं।
तो ये जो है बेटा एक बहुत ही डिटेल और बारीक सा मैंने ओवरव्यू दिया किसके हवाले से, आपके ग्रेविटी के हवाले से। सही है। चलें अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अब अगर हम लोग अर्थ को जो है लेके चलें और अर्थ के हवाले से कुछ बात करें तो आपको जो है यहाँ पर कुछ बातें जो है समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर जो है आपके सामने एक प्लेनेट फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है ये बातें जो है बार बार जो है समझ में आ जाए फटाफट। चलिए जी, ये पूरा जो ओवरव्यू है यहाँ पे लिख के रखा हुआ है मैंने, ये रहा, कहीं भी नहीं जा रही। अच्छा बेटा, अब जो है हम यहाँ पर अर्थ बनाते हैं। अब जो असल में अर्थ का शेप होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, यूं। ठीक है जी। और अर्थ को अगर हम डिवाइड करें तो अर्थ के कुछ इस तरीके से हिस्से होते हैं। एक ये चीज होती है, ठीक है। एक होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये हो गया या ये हो गया, इन्हें हम कहते हैं पोल्स। और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर। तो अभी आपने देखा कि जो ग्रेविटी थी वो असल में थी G इज इक्वल्स टू G m e अपॉन r e का स्क्वायर। तो रेडियस का ग्रेविटी से इनवर्स रिलेशन है। यानी कि आप अर्थ की सरफेस से जितने ज्यादा हाइट पर जाते जाएंगे उतना ज्यादा आप पे लगने वाली जो ग्रेविटी है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, क्योंकि एक तो लॉन्ग रेंज फोर्स और एक तो वीकेस्ट है। अब जितना ज्यादा स्पीकर से दूर जाता है उतना कम आवाज मिलती है ना आपको। वही कहानी जो है बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से होती है, उस पर काम किया जाता है। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, सुने। अगर आप पोल पर हैं तो देखें पोल से आपका रेडियस कम है, ठीक है। लेकिन इक्वेटर पे हैं तो इक्वेटर से आपका रेडियस ज्यादा है, सेंटर से निकाला जाता है ना रेडियस। तो इसका मतलब बेटा पोल पर जो ग्रेविटी है वो आपको मिलेगी ज्यादा, लेकिन जो इक्वेटर पे ग्रेविटी है वो आपको मिलेगी क्या, कम। तो इसका मतलब वेट इज इक्वल्स टू mg। तो उसका मतलब वेट का डायरेक्ट रिलेशन है ग्रेविटी के साथ। तो यहाँ पर जब इंसान का वेट निकाला जाएगा तो पोल पे वेट ज्यादा आएगा, लेकिन जब इक्वेटर पे वेट निकाला जाएगा तो उसका वेट कम आएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल जो एमसीक्यूज होते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से पूरी जो है कहानी होती है। अब जो फॉर्मूलाज हैं अब जरा उनके हवाले से कुछ बात करते हुए चलते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके सामने देखते हैं, आप इसे कॉपी कर लो। आए जिधर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा ही जा रहा है कि बेटा फाइंड द ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है मालूम करें ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट विच हैज अ मास ऑफ ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ अर्थ। अब लेट्स सपोज प्लेनेट का जो मास है उसको मैं कह देता हूँ एम डैश, और उसका मास है जो है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, और जो रेडियस है वो है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस आदमी प्लेनेट का जो रेडियस है वो बराबर है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है जी। तो आए जरा अब इसके बारे से कुछ बात करते हैं। अब देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है ग्रेविटी का बेटा वो ये है, जी इज इक्वल्स टू G m e अपॉन r e का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल m डैश डाल दूं और यहाँ पे जो है r डैश का स्क्वायर डाल दूं, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी आएगी वो भी इस नए प्लेनेट की आ जाएगी। आए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। जी की जगह जी आ जाएगा, m डैश की जगह पे आ जाएगा 2me, और ये जो r डैश है बेटा इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 r e का स्क्वायर। अब आर कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलें जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बन जाएगा जी, 2 मैंने ऐसे लिख दिया, एम ही ऐसे आ गया। ये बन जाएगा 1/2 की जगह 1/4, ये बन जाएगा आर ई का स्क्वायर। अब ये 1/4 जब बेटा जब रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जी डैश इज इक्वल्स टू 4 2 8, बच क्या जाएगा G m e अपॉन r e का स्क्वायर। अब देखें ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो रेडियस अर्थ का मास भी अर्थ का, तो ये बराबर है जी के। तो उसका मतलब पता ही चला कि ये ऐसा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी 8 टाइम ज्यादा होगी किससे बेटा, किससे,
आपके अर्थ से। समझ में आ रही है सारी बातें? तो इस तरह क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होता है आपको। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए जी, आपको हमेशा बस इतना सा काम करना होगा, नंबर्स पुट कर दें, नंबर्स को एक साइड पे कर लें, सॉल्व कर लें। जहां पर भी ये चीज बच जाए इसको बचा लीजिएगा, उसको जी के बराबर कर दीजिएगा, आपका जो है आंसर जो है इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाला काम जो है बेटा इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। चलिए तो एमसीक्यू को देखते हैं। बिल्कुल जैसा कहा कुछ इस तरह से जा रहा है कि भाई आपके पास अल्लाह का करे रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो इंक्रीज बाय हाफ टाइम्स, यानी कि पहले जो है वो कुछ था, अब वो कुछ और हो गया। या इसको यूं कह सकते हैं कि ये बन गया है हाफ टाइम्स। ठीक है, इस इंक्रीज को गलत लिख दिया है, इसको होना चाहिए था डिक्रीज बाय हाफ टाइम, ये डिक्रीज होना चाहिए बेटा। ठीक है, डिक्रीज बाय हाफ टाइम्स, यानी कि जो रेडियस है नया वाला, जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का हो गया है हाफ। तो अब ग्रेविटी कितनी होगी तो देखें, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन पहले रेडियस था आर ई स्क्वायर, अब वो हो जाएगा हाफ, और अब इसका करेंगे पूरा स्क्वायर। ठीक है, जो नंबर है उसका भी स्क्वायर करना पड़ता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो जो नई ग्रेविटी है वो आ जाएगी पुरानी ग्रेविटी का कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स। बस इस 4 को सॉल्व कर लीजिए और आपको जो न्यूमेरिकल है उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है ये होता है। खैर, आप इसको कॉपी कर लो। तो बेटा एक तो ये चीज होती है ग्रेविटी के हवाले से, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर ना एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट या डेप्थ। आए जरा दोनों चीजों को जो है डिस्कस करते हैं डिटेल में। हाँ जी, तो अब जो है इसके हवाले से जो है डिस्कशन करते हैं कि भाई किस तरह से काम होता है। तो मैं यहाँ पे केस लिखता हूँ हाइट का, और यहाँ पर जो है मैं केस लिख देता हूँ बेटा किसके हवाले से, डेप्थ के हवाले से। ठीक है, अब देखें दोनों में हमारे पास होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है अर्थ आ गई। ठीक है, अब इसको जो है मैं थोड़ा बेहतर तरीके से बनाया दूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ये जो है अर्थ आ गई, और ये आ गया अर्थ का सेंटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। अगर कोई बंदा बेटा इस वक्त यहाँ पे बैठा है तो उस पर जो लगने वाली ग्रेविटी है वो किसके बराबर होगी, जी के। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जो है यहाँ से ऊपर चला जाता है, इस पॉइंट पर काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, अब देखें इसमें आर ई भी शामिल है, एच भी शामिल है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है शुरू से लेके आखिर तक का वो बराबर हो जाएगा आर ई प्लस एच के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है ग्रेविटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी हो जाएगी वो हो जाएगी जी एच। और ये जी एच जो है वो हाइट की ग्रेविटी है, वो हमेशा कम होगी बेटा किसके हवाले से, सरफेस की ग्रेविटी के हवाले से। ठीक है, तो एक तो ये है हाइट का केस। दूसरा जो केस है जी वो होगा डेप्थ के हवाले से। अब उस डेप्थ वाले केस को हम कैसे जो है डिस्कस करेंगे, आए जरा देखते हैं। तो बेटा डेप्थ वाले केस में कहानी कुछ इस तरह से थी कि भाई ये आपकी शुरू की जो है अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, तो अगर कोई बंदा इस वक्त यहाँ अर्थ की सरफेस पर है तो उस पर ग्रेविटी जी है। अब अगर मैं अर्थ को खोदना शुरू करूं, अर्थ को छीलना शुरू करूं, जैसे आप कीनू छीलते हैं, सेब छीलते हैं, तो ऊपर का छिलका निकालने के बाद अंदर का सामान होता है बहुत कम होता है ना। अब ये बड़े इलॉजिकल सी बात है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये तो पॉसिबल है, सुधार में कर सकते हैं सैटेलाइट वगैरह से, लेकिन ये वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन बस कोर्स में तो पढ़ना पड़ेगा। तो होगा क्या, अर्थ कुछ ऐसी हो जाएगी छोटी सी। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक पहले जो था वो बराबर था रेडियस ऑफ अर्थ के। अब आपने खुदाई करके अपने आप को इतना नीचे लिया, ये बराबर है डी के। तो अब जो ये हिस्सा बचा है ये किसके बराबर है, ये पूरा आ रही था, इसमें से इतना हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा है ये डी है ना, पूरा चला गया। तो अब जो रह जाएगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलेंगे किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा आर ई माइनस डी के। तो अब क्या होगा,
अब देखें, अब आप बोलेंगे सर आप पहले अर्थ से ऊपर जा रहे थे तो ग्रेविटी कम हो रही थी, अब नीचे आ रहे तो ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन आपको एक और बात देखनी होगी, मास भी तो कम हुआ, डिस्टेंस तो कम हुआ लेकिन मास भी कम हुआ। तो इस सरफेस पर जो ग्रेविटी हमें मिलेगी वो बराबर होगी ग्रेविटी एट डेप्थ के। और ये जो ग्रेविटी है बेटा, ये भी अर्थ की सरफेस वाली ग्रेविटी से ज्यादा नहीं मिलेगी, भले कम ही मिलेगी, क्योंकि मास कम हो चुका है। तो पता चला कि भाई ऊपर जाओ या नीचे आओ, दोनों सूरतों में ग्रेविटी को कम ही होना है, वो कम ही हमेशा होती है। अब कितनी कम होती है उसको निकालने की एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है जरा यहाँ पे लिखना है आपके सामने। अगर आपको ग्रेविटी ऑफ हाइट निकालनी है तो बेटा फॉर्मूला होता है 1 - 2h/r e होल मल्टीप्लाई बाय जी। और अगर आपको ग्रेविटी ऑफ डेप्थ निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 1 - d/r e होल मल्टीप्लाई बाय जी। बस इस बात का जो है आपको ख्याल रखना है, ठीक है जी। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर आपने ऊपर एक रेडियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, वो उसमें आपकी बॉडी जो है हाइट पर जा रही थी, है ना। या फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रेडियस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें जो है बॉडी हाइट पर जा रही हो, तो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, मैं भी आपको वीडियोस में न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, उसमें आप देखेंगे जब भी हाइट का न्यूमेरिकल आएगा ना, उसको मैं इस न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं करूंगा। हाइट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हाइट के, वो मैं हमेशा इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, जो कि है जी एच इज इक्वल्स टू, सॉरी वो जो फॉर्मूला है वो है जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हाइट पर जाने की वजह से जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा वो मैच ऐड हो जाएगा, मैं इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। अच्छा, ये भी हाइट ऑफ ग्रेविटी ऑफ हाइट का फॉर्मूला होता है, ये भी ग्रेविटी ऑफ हाइट का फॉर्मूला है। तो अब मैं आपको बेटा बेसिकली कंफ्यूजन दूर करता हुआ चलूँ जो आपको इंटर से होती है, ताकि आपको फॉर्मूले याद भी हो जाए, बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना आए। इस वाले फॉर्मूले से भी हाइट आती है, इस वाले फॉर्मूले से भी हाइट आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ये हर जगह काम करता है, तो इसी को यूज करना बेहतर है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर मसला ये सिर्फ तब काम करता है जब आपकी जो हाइट है वो रेडियस से कम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ग्रेविटी निकालो ऐसी हाइट पर जो रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है, तो कम है ना, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बेटा हाइट निकाल रेडियस ग्रेविटी निकालें ऐसे डिस्टेंस पर जो कि रेडियस ऑफ अर्थ का ट्वाइस है, तो वो यूनिवर्सल वाला फॉर्मूला काम करेगा, नीचे वाला फॉर्मूला कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो आपको जो है सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसके हवाले से डिस्कशन है वो होती चाहिए। बेटा आप इसे कॉपी करें, मैं इस टेबल को थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि आपको हेडिंग वगैरह नजर आ जाए, और जो पूरी कहानी है वो आपके सामने ऐसे आ जाएगी, ठीक है जी। तो बेटा ये पूरा एक ओवरव्यू था जी ग्रेविटी के हवाले से, ये पूरी हमने डिस्कशन यहाँ पे एंड कर ली। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।